गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी के मोशन के लिए वेक्टर इक्वेशन और स्केलर इक्वेशन को ड्राइव किया था। आज हम लोग उसी रिजिड बॉडी के लिए वेक्टर इक्वेशन और स्केलर इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। बट यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि भाई जो भी मोशन हो रहा है वो उसके सी के अबाउट में ही हो रहा है और सी जो है वो कैसा है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया, यानी कि हम लोग यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही ड्राइव करेंगे रिजिड बॉडी के लिए। बट यहाँ पे क्या होगा, हम उसको रिलेट करेंगे किसे, सेंटर ऑफ इनर्शिया से। अब मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टू शो दैट, हमें ये दिखाना है या प्रूफ करना है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया इज़ द सेम एज इट वुड बी। हमें दिखाना है कि भाई किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन उसके सेंटर ऑफ इनर्शिया के अबाउट बिल्कुल सेम होगा, जैसा कि होता है। कब? इफ़ द CG वर फिक्स्ड एंड द सेम फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, कि अगर दो कंडीशन हो रही, पहला कि भाई उस रिजिड बॉडी का CG फिक्स्ड हो और दूसरा लगने वाला फोर्स भी क्या हो, सेम हो, तो उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आता है। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने इसका एक डायग्राम ड्रॉ किया है कि भाई मैंने मान लिया कि मेरी एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का ये CG है। अब इसका CG, तो CG के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके रिस्पेक्ट में होंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में CG की कोऑर्डिनेट कितने हैं, x बार, y बार, z बार। अब इसी रिजिड बॉडी में मैंने एक पार्टिकल मान लिया है स्मॉल m मास का, जिसका पोजीशन क्या है, p, और इस पोजीशन p का कोऑर्डिनेट वेक्टर कितना है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में x y z। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बार, x i कैप, y j कैप और z k कैप। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने जो ड्राइव किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट आर बार बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ CG ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। मैंने मान लिया कि आर बार क्या है, उस रिजिड बॉडी के CG का पोजीशन वेक्टर है जिसका मास कैपिटल M है। आगे, सपोज स्मॉल m बी द मास ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर रिफर टू द फिक्स्ड ऑरिजिन। फिक्स्ड ऑरिजिन यानी कि इस वाली ऑरिजिन की बात हो रही है। इज आर वेक्टर, आर वेक्टर यानी कि मैंने मान लिया कि m मास वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, आर वेक्टर, यानी कि x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब चेंज क्या आएगा यहाँ पर, चेंज ये आएगा कि हम इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ना लेकर के इसके CG के रिस्पेक्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि CG जो है कैसा है, फिक्स्ड है। तो CG फिक्स्ड होगा यानी कि हम सारी की सारी डिस्टेंस अब इसके CG से मेजर करेंगे। तो इसके CG से मेजर करने के लिए यहाँ पे मैं 3 एक्सिस ड्रॉ करूँगा, जो क्या होंगी, इन वाली एक्सिस के पैरेलल होंगी। सो मैं पहले क्या करता हूँ, इस यहाँ से एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता हूँ। हाँ, सो अब मैंने इस रिजिड बॉडी के CG से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लिए, GX डैश, GY डैश और GZ डैश। सो हमें एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया है। इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में मैंने इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स कितने मान लिए हैं, X डैश, Y डैश और Z डैश। यानी कि अब इस पार्टिकल की पोजीशन हम लोग इसके CG से कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी जो मैंने बनाया है नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ वी ड्रॉ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस GX डैश, gy dash, gz dash and r dash vector is the position vector of mass small m of particle। यानी कि मैंने मान लिया कि इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में r है और इस वाले के रिस्पेक्ट में r डैश वेक्टर है। सो अगर मैं r को लिखूँ r डैश और r बार के टर्म में, तो क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक r बार और यहाँ से यहाँ तक r डैश वेक्टर। सो r क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है, सच दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बार प्लस आर डैश वेक्टर। अब इसको क्या कर देंगे भाई, 2 टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, d2r बार अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2r डैश वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। सिंस जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी इज, चूंकि हम जानते हैं कि भाई किसी भी रिजिड बॉडी की जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, समेशन m r वेक्टर क्रॉस d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अब ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोग r वेक्टर की वैल्यू और नीचे वाली इक्वेशन से d2r वेक्टर की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। सो मैंने वही लिखा हुआ है। पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। सो हमको क्या मिला, समेशन m आपका ऐसे ही रहा, r वेक्टर की जगह पे मैंने इसको रख दिया, इंटू d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर की जगह पे मैंने ये रख दिया है, इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पर भी r वेक्टर की जगह पे मैंने इन दोनों के सम को रख दिया है और क्रॉस p वेक्टर आपका ऐसे ही रहा। ये लाइन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पहली स्टेप थी। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा। तो समेशन m आपका ऐसे ही रहा। अब r बार का आप फर्स्ट वाले में करोगे, सो क्या मिलेगा, r बार क्रॉस d2r बार अपॉन dt स्क्वायर। फिर आप r बार का इसमें करोगे, सो क्या मिल जाएगा,
आर बार क्रॉस डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर डैश था तो ये डैश लगा दिया, प्लस समीशन एम इंटू आर डैश वेक्टर, तो समीशन एम इंटू आर डैश वेक्टर, और फर्स्ट वाले में कर रहे हैं सो डी टू आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, प्लस फोर्थ टर्म क्या मिला हमको कि भाई समीशन एम आर डैश वेक्टर क्रॉस डी टू आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो आर डैश वेक्टर क्रॉस डी टू आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ का मल्टीप्लाई करने पर हमको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म मिल गए इक्वल टू। इसी तरीके से आर बार का पी में करेंगे तो क्या हो जाएगा समीशन आर बार क्रॉस पी वेक्टर, इसी तरीके से आर डैश वेक्टर का पी में करेंगे तो क्या हो जाएगा समीशन आर डैश वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये हमारी सेकंड स्टेप खत्म हो गई। अब क्या करेंगे भाई, चूँकि भाई आर बार हमारा कैसा है सी जी का कोऑर्डिनेट है और वो फिक्स हम लोग मान के चल रहे हैं, सो उसका तो समीशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो जहाँ जहाँ पे भी आर बार है और डी टू आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर उसको हम लोग समीशन से बाहर निकाल लेंगे। सो इस स्टेप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर आर बार है और डी टू आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर है, तो इन दोनों का समीशन में कोई काम ही नहीं है, तो ये समीशन से बाहर आ गए। सो यहाँ से क्या बचा सिर्फ समीशन एम। दूसरे वाले टर्म में क्या होगा समीशन एम आपका ऐसे ही रहेगा, बट ये वाला जो आर बार था वो समीशन से बाहर आ गया, क्रॉस डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डैश था तो मैंने डैश लगा दिया, प्लस अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है डी टू आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी मेरा कैसा है कांस्टेंट एज अ वर्क करेगा। सो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा समीशन एम आर डैश वेक्टर। फोर्थ वाले टर्म में क्या होगा कि भाई यहाँ पर आर बार का कोई भी टर्म नहीं है, सो ये मैं ऐसे ही लिख दूंगा, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, इक्वल का साइन लगाया। अब भाई इक्वल में क्या है ये भी आर बार है, सो ये भी क्या होगा यहाँ पे समीशन से बाहर आ जाएगा, सिर्फ समीशन पी वेक्टर पे लगा जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है, प्लस यहाँ पे आर बार का कोई टर्म नहीं तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। सो मैंने क्या करा है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए दे दिया है। अब हम लोग कुछ वैल्यूज़ को निकालेंगे और उसको इसमें ला करके रखेंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, इफ़ द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया जी रिफर जी एज ऑरिजिन, मतलब यहाँ पर इस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है अगर हम लोग उसको ऑरिजिन कंसीडर कर लें तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो भाई सेंटर ऑफ इनर्शिया के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हम लोग इसी तरीके से तो फाइंड आउट करते हैं। अब चूंकि ये ऑरिजिन है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जीरो के बराबर हो जाएगी। सो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ समेशन एम आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इसी के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल गया समेशन एम डी टू आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, सिंस वी नो दैट समेशन एम डी टू आर वार अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन पी, ये किसी रिजिड बॉडी के सी जी की वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव कराया था। सो यहाँ से चूंकि ये कांस्टेंट है सो ये समेशन से बाहर आ गया, सो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यूज़ को हम लोग किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर कैपिटल ए में रखेंगे। यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हम लोग वैल्यू किस में रखने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर ए में। सो इक्वेशन नंबर ए में हमारा पहला टर्म क्या है आर बार क्रॉस ये वाला पूरा टर्म है। अब चूंकि इस वाले टर्म की जगह पे मैं किसको रखूँगा समेशन पी को, सो मैंने समेशन पी रख दिया है, प्लस आर बार क्रॉस ये वाला टर्म था। अब इस वाले टर्म की जगह पे मैं क्या रख दूंगा जीरो, सो मैंने जीरो रख दिया है, प्लस डी टू आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू ये वाला टर्म था। अब इस वाले टर्म की जगह पे मैं क्या रख दूंगा जीरो, सो मैंने जीरो रख दिया है। फोर्थ टर्म आपका ऐसे ही रहा और इक्वल में आपका जो वैल्यू थी मैंने उसको एज इट इज़ रखी। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो तो भाई क्या है आर बार क्रॉस समेशन पी वेक्टर और आर बार क्रॉस समेशन पी वेक्टर, ये दोनों इक्वल के अपोजिट साइड्स हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मेरा क्या बचा भाई ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म बचा और राइट हैंड साइड पे ये टर्म बचा। सो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है समेशन एम आर डैश वेक्टर क्रॉस डी टू आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आर डैश वेक्टर क्रॉस समेशन पी वेक्टर। सो यही हमारी क्या है जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी भी रिजिड बॉडी की उसके सेंटर ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। यहाँ पर ये जो आर डैश वेक्टर है वो उस पार्टिकल की पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में उसके सी जी के रिस्पेक्ट में। तो यही हमारी जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी रिलेटेड टू सी जी।